वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 11 कार्य ऊर्जा और शक्ति पढ़ेंगे, जो कि 1+4=5 मार्क्स का चैप्टर है। 1+4 का मीन्स क्या है कि 1 नंबर का तो छोटा प्रश्न आएगा, 4 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, आंकिक प्रश्न आएंगे। और आंकिक प्रश्न के लिए सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें से राशियों को पहचानना, उनके मान को ढूंढना, उन मान की पहचान करना आना ज़रूरी है। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्न में से मान कैसे ढूंढते हैं, कौन सी राशि का ये मान है वो कैसे पता करते हैं, और कौन सा सूत्र वहाँ हमें अप्लाई करना है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है कार्य का। पहले सूत्र याद कीजिए, W=Fs। W=Fs। यहाँ देखिए W=Fs cos थीटा, और यहाँ देखिए W=mgh। मतलब यहाँ कार्य के 3 सूत्र दिए हुए हैं। अब 3 सूत्रों में कन्फ्यूज़न ये होता है कि लगाना कौन सा है। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें आपको Fs दिया हुआ हो तो ये वाला फॉर्मूला, थीटा भी दिया हुआ, थीटा का मतलब कोण दिया हुआ हो तो ये वाला फॉर्मूला, और यदि एम जी और एच दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला। अब ये एम जी एच क्या है वो आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें, W=Fs या F×S बोल सकते। अब W क्या है? W है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या है? जूल। यहाँ से आपके 5 नंबर भी क्लियर हो सकते हैं। इस एक पेज को याद करो और 5 नंबर लेकर जाओ। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। W क्या है? कार्य, वर्क, और कार्य का मात्रक जूल, जिसे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि W तो कार्य है, ये F क्या है? F है बल। F क्या है? बल। और बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, जिसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, बल को तो F से डिनोट करेंगे और बल के मात्रक को, न्यूटन को, N से डिनोट करेंगे। ओके, अब ये जो विस्थापन है वो क्या होता है? मात्रक क्या है? ये जो S है वो है विस्थापन या दूरी, और दूरी का मात्रक आप जानते हो मीटर होता है, और मीटर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। विस्थापन होता है एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, ये होती है विस्थापन। तो चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट में आप समझ चुके हैं कि कार्य का सूत्र होता है W=Fs, और कार्य का मात्रक जूल, बल F का मात्रक न्यूटन, और विस्थापन S का मात्रक मीटर। अब चलते हैं दूसरे सूत्र में। अब दूसरा सूत्र है W=Fs cos थीटा। अब पहले वाले सूत्र से सिमिलर ही है, केवल अंतर है कोस थीटा का। ये कोस थीटा का अंतर क्यों आया? कारण ये है कि फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो इस कंडीशन में अप्लाई होता है कि बल अगर इस दिशा में है तो विस्थापन भी इसी दिशा में हो, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। मगर यदि बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, जैसे बल तो इस दिशा में हो
और विस्थापन इस दिशा में हो तो सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। और आपको दिख रहा है बल और विस्थापन के बीच में कुछ कोण बना है, इस कोण को हमने कहा है थीटा। तो जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग होती है तो सेकंड फॉर्मूला काम आता है। या ये ट्रिक याद रखिए कि अगर जो प्रश्न है उसमें कोण दिया हुआ हो तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जब हम ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तब और अच्छे से सीख लेंगे। तो थीटा क्या है? बल तथा विस्थापन के बीच का कोण। अब थीटा के कई मान हो सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो कोस थीटा के आपको अलग अलग कोणों के मान दिए हुए हैं। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। इसका मतलब क्या है? अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री का होगा तो कार्य 0 होगा। तो कार्य कितना होगा? 0 होगा। वो कैसे? वो न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे। चलिए अब तीसरे सूत्र की बात करते हैं। तीसरा सूत्र है W = mgh। तो जब आपको सवाल में mg और h दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब m क्या है? m है द्रव्यमान और इसका मात्रक है kg, किलोग्राम इसका मात्रक है। अब भार का मात्रक भी ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। भार और द्रव्यमान है तो अलग अलग राशि, परंतु दोनों का मात्रक किलोग्राम ही होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अभी तो ये याद रखिए कि द्रव्यमान को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मात्रक इसका किलोग्राम है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको द्रव्यमान ग्राम में दिया हो तो उसे किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है? जैसे ग्राम में आपको 100 ग्राम दिया हो तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए इस 100 में 1000 का भाग दे दे। किसका? 1000 का। तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी आएगी 1/10 किलोग्राम्स। ओके। तो m है द्रव्यमान। g क्या होता है? g होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है ये? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान, इसका मान फिक्स होता है g का। कितना? या तो 10 होगा। अगर प्रश्न में नहीं दिया हुआ है g का मान तो 10 रखना है, और दिया हुआ है तो वही रखना है। कई बार g का मान 9.8 भी दे देता है। और इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये याद रखिए। अब h क्या है? h है हाइट, ऊंचाई, जिसका मात्रक है मीटर, क्योंकि ये भी एक प्रकार की दूरी है। ओके, तो यहाँ हमने देखा W = mgh। m द्रव्यमान है जिसका मात्रक किलोग्राम है। g गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जिसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। h क्या है? ऊंचाई है। h क्या है? ऊंचाई है जिसका मात्रक मीटर होता है। अब एक यहाँ पॉइंट करने वाली बात है, F = ma = mg। m आपको बताया हुआ है। m क्या है? द्रव्यमान। और a क्या है? a भी त्वरण है और g भी त्वरण है। g गुरुत्वीय त्वरण है, a साधारण त्वरण है, जिसे रेखीय त्वरण भी बोलते हैं।
ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? रेखीय त्वरण। ओके, अब इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक क्या है? फादर एफ बराबर माँ एम ए, या एक और है फादर एफ बराबर माँ का एम और जी, माँ जी बोलते हैं तो एम जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब गतिज ऊर्जा का देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ई के बराबर 1/2 mv²। ई के बराबर 1/2 mv²। अब ई के क्या है? ई के है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है ये हम इस चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम फॉर्मूले देख रहे हैं तो डेफिनेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। अभी जूल मात्रक हमने किसी और का भी देखा था। किसका था जूल मात्रक? कार्य का। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा चाहे किसी भी प्रकार की हो उसका मात्रक सेम होता है। कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल। ई के क्या है? गतिज ऊर्जा। सूत्र क्या है? 1/2 mv²। एम से आप परिचित हो चुके हैं, एम द्रव्यमान है जिसका मात्रक किलोग्राम है। वी क्या है? वी है वेग, स्पीड, वेलोसिटी, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, जिसे मीटर पर सेकंड से भी डिनोट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो कई बार वेग जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में भी देता है। काय में देता है? किलोमीटर प्रति घंटे में भी आपको दे दिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे में वेग दिया हुआ हो तो आपको मीटर पर सेकंड में वेग चेंज करना है। और इसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? जो किलोमीटर प्रति सेकंड को चेंज करोगे उसको 5/18 से गुणा कर देना है। कैसे? जैसे मान लीजिए 18 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा? इस 18 को 5/18 से गुणा कर दूँगा तो मेरा मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। 18 से 18 कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ जो अपना फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? जूल। क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, ऊर्जा कोई सी भी हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, मात्रक क्या होता है? जूल। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ईपी से। गतिज ऊर्जा को ईके से और स्थितिज ऊर्जा को ईपी से। तो ईपी बराबर क्या होता है? एम जी एच। एम जानते हैं द्रव्यमान है, जी जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण है, एच जानते हैं ऊंचाई है। अच्छा, ये तो कार्य के सूत्र की जैसा ही हो गया। तो अभी मैंने क्या कहा? कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। ये दोनों एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं। आपके पास ऊर्जा होगी तभी काम करोगे, और काम करोगे तो ऊर्जा बनेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, सिमिलर कह सकते हैं हम। अब सिक्स्थ जो है फॉर्मूला है सरल लोलक या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। सरल लोलक क्या होता है? पेंडुलम, जो आपने दीवार वाली घड़ियों में देखा होगा, इस प्रकार का, जो कभी इधर होता है कभी इधर होता है, हिलता रहता है, तो वो होता है सरल लोलक या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को ईपी से डिनोट करते हैं, मात्रक वही है, पर यहाँ सूत्र थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर सरल लोलक और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है
EP बराबर 1/2 kx²। और साधारण स्थिति ऊर्जा की बात करें तो EP बराबर mgh फॉर्मूला लगाना। अच्छा, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। जब आपको m दिया हुआ हो, g दिया हुआ हो, h दिया हुआ हो तो ये वाला फॉर्मूला, और जब ये तीनों ने दिया हो और स्थिति ऊर्जा पूछे तो ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो EP बराबर 1/2 kx²। अब k क्या है? k को बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक, और पहचानना आपको है न्यूटन बट्टा मीटर मात्रक से पहचानना है। इसका मात्रक क्या होता है k का? न्यूटन बटा मीटर। और x क्या है? x है संपीड़न। संपीड़न का मतलब जब स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो वो छोटी हो जाती है, तो उसकी साइज कितनी छोटी हुई वो कहलाता है संपीड़न या विस्थापन, जिसका मात्रक होता है मीटर। ओके, अब बात करते हैं कार्य बराबर गतिज ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई के। डेल्टा डिनोट करता है परिवर्तन को, तो डेल्टा ई के का फॉर्मूला देख रहे हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि स्पीड बदली तो ऊर्जा कितनी बदली या कितना काम किया गया, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। न्यूमेरिकल्स में हम और अच्छे से इसको समझेंगे। ये फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ई के बराबर 1/2 m ब्रैकेट v² माइनस u² ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर m आप जानते हो द्रव्यमान है, किलोग्राम मात्रक है। v और u क्या है? वेग है, दोनों वेग है। अब ये दोनों वेग कैसे हैं कि एक तो है प्रारंभिक वेग जो स्टार्टिंग वेग है, और दूसरा है अंतिम वेग। v क्या है? अंतिम वेग, और u क्या है? प्रारंभिक वेग। अब कई बार क्या रहे न्यूमेरिकल्स में, जैसे दो वेग आपको दे दिए, एक तो दे दिया 7 मीटर पर सेकंड और दूसरा दे दिया 5 मीटर पर सेकंड। अब कन्फ्यूजन होता है किसको v माने किसको u माने। तो ये ध्यान रखिए, जो बड़ा है, जो वैल्यू ज़्यादा है वो v है, और जो वैल्यू छोटी है वो u है। ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात करते हैं शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है वाट। जैसे 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब, 0 वाट का बल्ब। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, और शक्ति को P पावर से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है W/T। अच्छा, एक और सूत्र जो यहाँ नहीं लिखा गया है, W का सूत्र mgh होता है, और बटा में ये T सेम टू सेम आ जाएगा। W की जगह mgh लिख दिया और T सेम टू सेम आ गया। तो ये भी सूत्र होता है P बराबर W/T बराबर mgh/T। ये mgh कहाँ से आया? क्योंकि W की वैल्यू थी। और इसी प्रकार आगे है कि ये W की वैल्यू रखी है Fs cos थीटा, जो कि हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला था। और ये जो S/T है, S/ जो T था वो होता है वेग v। तो इस S/T की जगह v रख दिया। F तो सेम टू सेम है, cos थीटा सेम है, T का T सेम है। S/T की जगह रख दिया v। तो यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, यहाँ T नहीं है। ओके, यहाँ T नहीं है। ओके, तो FV cos थीटा हो जाएगा। और F का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, फादर बराबर माँ पढ़ा था। तो F की जगह ये MA आ गया, V सेम टू सेम है और cos थीटा सेम टू सेम। इस तरह से ये फॉर्मूले एक दूसरे में चेंज किए हुए हैं। कोई सी भी वैल्यू जो हमें दी हुई होगी वो हम पुट कर लेंगे और उससे हमारा आंसर निकाल लेंगे। और समय जो है उसे T से डिनोट करते हैं, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। और यहाँ भी एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि आपको टाइम मिनट में दे दे, जैसे 1 मिनट कह दिया जाए, तो आपको इसको सेकंड में बदलना है। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। उसी तरह से 2 मिनट में 120 सेकंड, 3 मिनट में 180 सेकंड। तो इसी प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए अब 2 फॉर्मूले और हैं हमारे। विद्युत शक्ति। अच्छा, एक बात देखिए, ये ओनली शक्ति है,
और ये विद्युत शक्ति है। मात्रक दोनों का सेम है। मैंने कहा ना, ऊर्जा किसी कोई सी भी हो, मात्रक है जूल, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा। शक्ति कोई सी भी हो, विद्युत शक्ति हो या शक्ति हो, मात्रक वही है, वाट। सूत्र भी वही है लगभग, यहाँ तक तो सूत्र सेम है और यहाँ चेंज है। और ये वाला सूत्र जो है आपको 10th जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा काम आएगा। इस 11th चैप्टर में 9th जो फॉर्मूला है उस पर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसको जनरली देख ले, फिर 10th चैप्टर में हम इसे डीपली देख लेंगे। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ क्या किया गया है, W की वैल्यू VQ रखी है और फिर क्या हुआ, Q/T की जगह रखा गया है I। तो W की जगह तो VQ और Q/T की जगह I, और V सेम टू सेम है। अब ये चीज़ें क्या है, I तो है विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर A होता है, और V है विद्युत विभवांतर जिसका मात्रक वोल्ट होता है। इसमें ज़्यादा डीपली ना जाए, ये 10th चैप्टर में हम क्लियर कर लेंगे। अच्छा, ये 10th जो फॉर्मूला है वो भी 10th चैप्टर में आएगा, बट इस चैप्टर में भी इसका यूज़ करना है विद्युत ऊर्जा यूनिट में। जैसे अपने जो मीटर लगा होता है उसमें जब बिल देने कोई आता है तो उसमें यूनिट चेक करता है कि कितने यूनिट बिजली हमने खर्च की, कितने यूनिट विद्युत हमने खर्च की है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल बनता है। तो वो विद्युत ऊर्जा यूनिट में कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं, आप भी निकाल सकते हो घर में, कि शक्ति दी हुई हो जो वाट में हो, समय घंटे में। इस फॉर्मूले के अलावा सभी जगह समय सेकंड में लेना है। केवल यही एक फॉर्मूला है जिसमें समय लेना है घंटे में। तो P × T/1000, और ये बात ध्यान रखिए, P काय में है, वाट में, T घंटे में, और अपॉन में 1000। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें कि एक बल्ब है 100 वाट का, एक बल्ब है 100 वाट का, और मैंने 10 घंटे उसे चलाया। कितने घंटे? 10 घंटे उसे चलाया, तो कितने यूनिट बिजली वो खर्च कर देगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, P × T। तो P और T को मल्टीप्लाई कर लें तो 100 × 10 = क्या आ गया, 1000। और फिर डिवाइड किसका करना है यहाँ पे, 1000 का, तो 1000 का ही डिवाइड कर दें। तो कितने यूनिट बिजली खर्च हुई, 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तब देख लेंगे। इसके अलावा भी हम थोड़ा एक एक नंबर का कुछ मैटर और आ सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण काम आने वाला है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आने वाला है और डेरिवेशन में भी काम आने वाला है। न्यूटन के गति का तीसरा समीकरण क्या है, V² = U² + 2AS। आपको पता है V और U तो वेग है, V अंतिम वेग और U प्रारंभिक वेग, A त्वरण है, रेखीय त्वरण, और S है दूरी। S क्या है, विस्थापन या दूरी। अब प्रश्न बनता है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। कितने अर्घ होते हैं, 10⁻7 अर्घ होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। डाइन मात्रक है बल का, जूल कार्य का मात्रक, अर्घ भी कार्य का मात्रक, न्यूटन बल का मात्रक, डाइन भी बल का मात्रक। अब ये कैसे, ये अगले पॉइंट में क्लियर हो रहा है। कार्य के मात्रक है MKS और CGS में। MKS में जूल है और CGS में अर्घ है। ये MKS CGS क्या है, ये पद्धतियाँ बनाई हुई है। जैसे दूरी का मात्रक हम तो फुट भी ले लेते हैं, ठीक है, और जैसे क्षेत्रफल का मात्रक हम बीघा भी ले लेते हैं। उसी प्रकार अलग अलग मात्रक की पद्धतियाँ हैं। जैसे MKS है जूल और CGS है अर्घ। तो ये जो दोनों मात्रक दिए हुए हैं वो तो MKS वाले हैं,
और ये दोनों मात्रक CGS हैं। मतलब अगर आपको पूछे कि MKS में कार्य का मात्रक क्या है, जूल, MKS में बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, CGS में कार्य का मात्रक है अर्ग और CGS में बल का मात्रक है डाइन। ओके, तो ये याद रहेगा। अब देखो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि अगर विस्थापन तो दिया हुआ हो मीटर में, विस्थापन काय में हो, मीटर में, और बल हो न्यूटन में, तो कार्य का मात्रक क्या होगा। तो आपको पता है न्यूटन जब MKS पद्धति का मात्रक है तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ जाए कि अगर विस्थापन सेंटीमीटर में दिया हुआ हो और जो बल है वो डाइन में दिया हुआ हो, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, अर्ग। क्या होगा, अर्ग। विस्थापन सेंटीमीटर में, बल डाइन में, तो कार्य का मात्रक अर्ग होगा। 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड। देखो शक्ति का हमने सूत्र देखा था, P बराबर W/T। अब अगर P का मात्रक हम रखें तो ये है वाट, इक्वल्स टू कार्य का मात्रक रखे तो जूल, और बटा T है समय का मात्रक है तो सेकेंड। तो 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड। अब बात करते हैं, ये प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। कितने वाट, 746 वाट। 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है। KWH का मतलब, K मतलब किलो, वाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। कितने, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ये याद रखिएगा और न्यूमेरिकल इसका हम करेंगे तब ये वैल्यू फाइंड करेंगे। कल की क्लास में ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। आज का लास्ट का टॉपिक रह गया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, कि ना तो ऊर्जा हम बना सकते हैं और ना ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है ऊर्जा का। कैसे रूपांतरण, कि जैसे आपने देखा हो पवन चक्की में जो पवन ऊर्जा है, हवा है, उससे बिजली बनती है, तो वहाँ पवन ऊर्जा काय में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। जैसे हमारा पंखा है, पंखे में इलेक्ट्रिसिटी आई, विद्युत ऊर्जा आई, और ये हमें हवा देने लग गया, तो वो काय में बदल गई, पवन ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, तो उसी प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ही बदल सकती है, अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय क्या होता है, ऐसा क्षेत्र या ऐसा तंत्र, ऐसा निकाय जहाँ ना तो ऊर्जा बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, और ना कोई द्रव पदार्थ बाहर या अंदर जा सकता है। कहने का मतलब, थर्मस देखा हो आपने, थर्मस में रखी चाय लंबे समय तक गर्म ही रहती है, थर्मस में रखा पानी लंबे समय तक ठंडा ही रहता है। क्यों, क्योंकि वो बाहरी वातावरण के संपर्क से दूर रहता है, पर पूरी तरह से भी नहीं रहता है। तो यहाँ विलगित निकाय उसे कहते हैं जो ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान करे, ना तो दे ऊर्जा न ले, और ना ही अपने में से कोई पदार्थ दे ले, तो विलगित निकाय उसे कहते हैं। तो किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यदि आप आज पढ़ाया हुआ सब कुछ क्लियर कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स तो
कंप्लीट हो चुके हैं। न्यूमेरिकल्स में ओनली इनको अप्लाई करना है, ठीक है। और हो सकता है कि इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन भी इसी में से आ जाए। इन शॉर्ट 5 मार्क्स 4 तो कंफर्म है, बट 5 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।